2 दिन बाद क्रिसमस था। सभी लोग क्रिसमस की तैयारियों में जुटे हुए थे। पूरा बाजार क्रिसमस के सामान से भरा हुआ था। कोई रंग बिरंगी लाइटें बेच रहा था तो कोई रंगीन मोमबत्ती। किसी ने क्रिसमस ट्री की दुकान सजा रखी थी तो किसी ने केक की। अरे साहब, बिल्कुल फ्रेश केक है, लेकर जाइए आप, इसका टेस्ट कभी नहीं भूल पाएंगे। लेकिन काफी महंगा है ये। अच्छी चीजें महंगी ही होती है। पता है कितनी चीजें डाली हैं इसमें? काजू है, बादाम है, चेरी है। वैसे आप ज्यादा ऑर्डर करेंगे तो 10-5 रुपए कम दे देना साहब। अच्छा ठीक है, फ्रूट केक 3 और ये चॉकलेट फ्लेवर का 2 केक पैक कर दो। हर आदमी कुछ न कुछ खरीद रहा था। दुकानों में सामानों की भीड़ के बीच 5 छोटी बच्चियां जूही, बेला, चंपा, कुसुम और रानी एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। वो क्रिसमस ट्री को सजाने के लिए अपने हाथों से बनाकर छोटी छोटी चीजें बेच रही थी। अरे साहब, ये ले जाइए, ये स्टार बहुत ही सुंदर बना देंगी आपके क्रिसमस ट्री को। हाँ साहब, और बहुत ही सस्ते हैं, हमने हाथों से बनाया है इसे। अच्छा, ये स्टार 20 पीस दे दो और ये जो स्टिकर है ये भी 20 पीस दे दो। पेड़ के नीचे बैठी उन बच्चियों की दुकान पर काफी भीड़ थी। उनकी दुकान की चीजें हाथों हाथ बिक रही थी और इसका सबसे बड़ा कारण था उनके सामान का सस्ता और बहुत ही सुंदर होना। रात के लगभग 9 बज गए थे, लेकिन उनके पेड़ के नीचे लगी दुकान पर ग्राहकों का आना जाना लगा हुआ था। नहीं साहब, अब तो नहीं है, ये आखिरी पीस ही बचा है हमारे पास। आप कल आएंगे तो हम आपको जितने पीस चाहिए दे देंगे। ठीक है, मैं कल 9 बजे सुबह आ जाऊंगा। तैयार तो हो जाएगा ना? 200 पीस है। हाँ साहब, बिल्कुल हो जाएगा। हम पांचों बहनें पूरी रात जाग कर बना देंगी। कुछ सालों पहले हुए अपने माता पिता की अकस्मात मौत के बाद 5 बहनें जूही, बेला, चंपा, कुसुम और रानी बहुत ही मेहनत से अपना गुजारा कर रही थी। उनकी मेहनत का उन्हें मोल भी मिलता, इसलिए इस क्रिसमस पर उन्होंने तय किया था कि सबसे पहले तो अपनी झोपड़ी की छत सही करवाएंगी और दूसरा सारी बहनें स्वेटर खरीदेंगी, क्योंकि उनके पास गर्म कपड़े नहीं थे और दिसंबर की सर्दियों में उन्हें ठिठुर कर रहना पड़ता था। हाँ भैया, ये लाल रंग वाला स्वेटर कितने का है? ये 150 की। 150? कुछ और सस्ती नहीं है? नहीं, यही सबसे सस्ती है। गरम तो रखेगी ना ये स्वेटर? अब जैसे मिठाई में जितनी चीनी डालोगी मिठाई उतनी मीठी होती है, उसी तरह स्वेटर जितनी महंगी लोगी उतनी गर्म होगी। पर मेरे पास तो इतने ही पैसे हैं। कोई नहीं, आप ये लाल वाला स्वेटर मुझे दे दीजिए। जूही ने लाल रंग का स्वेटर खरीदा और उसे घर ले आई। घर पर उसने उसे पहनकर छोटे से आईने में देखा तो उसे वो स्वेटर बहुत पसंद आया। अरे वाह, कितना सुंदर लग रहा है ये स्वेटर, काफी गर्म भी है। मैं तो बेला, चंपा, कुसुम और रानी को भी कह दूंगी ऐसा ही लाल रंग का स्वेटर वो भी ले लें। ये सोचकर जूही अपनी बहनों को आवाज देने लगी। बेला, चंपा, कुसुम, रानी, ये देखो कितना सुंदर है ना ये मेरा स्वेटर, कितना प्यारा रंग है ना इसका। अरे इसे छूकर तो देखो, देखो ना, अरे छूकर देखो कितना गर्म है ये। पता है, अब मुझे सर्दी बिल्कुल नहीं लगेगी। सुन रही हो ना तुम लोग? अरे चुप क्यों हो? बेला, चंपा, कुसुम, रानी, कौन सा स्वेटर? कहाँ है स्वेटर? और ये तुम नींद में क्या बड़बड़ा रही हो? जैसे ही कुसुम ने बेला को ये बात कही, बेला नींद से जाग गई। तुमने फिर से स्वेटर का सपना देखा? तुम भी ना, पिछले 10 दिनों से तू वही सपना देख रही है। अरे हमारे सामान की बिक्री सही हो रही है, इस बार हम सभी बहनें जरूर स्वेटर खरीदेंगे और अपनी छत भी ठीक करवाएंगे। अपनी टूटी छत की ओर देखते हुए कुसुम ने ये बातें कही, लेकिन उन 5 बहनों को पता नहीं था कि आने वाले दिनों में कितनी उथल पुथल मचने वाली है। वो 5 बहनें जिस पेड़ के नीचे सजावट की चीजें बेचती थीं, उससे थोड़ी दूरी पर एक बड़ी दुकान थी। वो दुकान भी सजावट की चीजों की थी। उस दुकान का मालिक श्यामलाल बहुत ही ठग किस्म का आदमी था। वो हर एक सामान की कीमत 1 का 4 बताता। क्या भाई साहब, सुबह सुबह दिमाग मत खाइए। बोला ना कि 100 रुपए से 1 पैसा कम नहीं लगेगा। लेना हो तो लीजिए, नहीं तो रास्ता नापिए। लेकिन श्यामलाल इन दिनों उन 5 बहनों की दुकान की बिक्री से काफी घबरा गया था। उनकी दुकान पर लोगों की भीड़ देखकर उसके सीने पर सांप लौटने लगते। जिस तरह से ये लड़कियां सामान बेच रही हैं, इनका तो पता नहीं, मेरा दिवाला जरूर पीट जाएगा। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। श्यामलाल की दुकान जिस इलाके में थी, उस इलाके का इंस्पेक्टर बहुत ही घूसखोर था। श्यामलाल उससे मिला और उसे रिश्वत के तौर पर 20,000 रुपए दिए और कहा, इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपना काम कर दिया है, अब आप अपना काम शुरू कर दीजिए और इन लड़कियों की दुकान यहाँ से हटवा दीजिए। आप बेफिक्र रहिए, कल के बाद वो दुकान वहाँ पर आपको नजर नहीं आएगी।
अगले दिन की बात है। हर दिन की तरह पांचों बहनों ने अपनी दुकान पेड़ के नीचे लगा ली थी। कुछ ग्राहक भी उनकी दुकान पर आने लगे थे। तभी सायरन बजाती हुई पुलिस की गाड़ी उनकी दुकान के आगे रुकी। इंस्पेक्टर गाड़ी से उतरा और उन बहनों की दुकान के पास आया और उन्हें धमकाते हुए बोला, तुम लोगों ने किसकी इजाजत से यहाँ दुकान लगाई? जी ऑर्डर, पेड़ के नीचे दुकान लगाने के लिए ऑर्डर लेना पड़ता है। और नहीं तो क्या, ये पेड़ क्या तेरा बाप का है या ये जगह तेरे बाप की है जो यहाँ पर दुकान लगा ली? ये कहकर इंस्पेक्टर उनकी दुकान उजाड़ने लगा। साहब ऐसा मत करो साहब, ये हमारी रोजी रोटी है। हट, दूर हट। एक तो गैर कानूनी काम करती है और जब मैं कानूनी काम कर रहा हूँ तो मुझे रोक रही है। हट, दूर हट, नहीं तो अभी दुकान तोड़ रहा हूँ। अगर मेरे काम में बाधा पहुँचाएगी तो तुम्हें भी तोड़ दूंगा। ये कहकर उसने फिर से दुकान तोड़ना शुरू कर दिया और न सिर्फ उसने उनकी दुकान तोड़ी बल्कि उसका सारा सामान तोड़ दिया। साहब दया करो साहब, दया करो। पल भर में सब कुछ खत्म हो गया। जाते जाते इंस्पेक्टर उन्हें धमकी दे गया, अगर आज के बाद तुम लोगों ने यहाँ दुकान लगाने की कोशिश की तो तुम पांचों की पांचों को जेल में बंद कर दूंगा। ये कहकर इंस्पेक्टर अपनी जीप में बैठकर वहाँ से चला गया। श्यामलाल अपनी दुकान पर बैठा था। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। उधर वो पांचों की पांचों बहनें लगातार रोई जा रही थी। क्या क्या सपने देखे थे हमने, लेकिन सब के सब चकनाचूर हो गए। अब न तो हमारी झोपड़ी की मरम्मत होगी और न ही हम स्वेटर ले पाएंगे। चंपा, जूही, अब ये सोच कि दुकान नहीं लगेगी तो फिर हम खाएंगे क्या? क्या फिर से हमें भूखे रहना पड़ेगा? उन पांचों बहनों को उस रात नींद नहीं आई। अगले दिन क्रिसमस था। पांचों बहनें उदास सी घर में बैठी थी। हर दिन तो वो उस समय तक अपनी दुकान पर चली जाती थी, लेकिन आज वो कहाँ जाती? बेला, जूही, आज क्रिसमस है। क्या क्या सोचा था इस दिन के लिए, लेकिन देखो क्या हो गया। कुसुम, हमें कोई और काम ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो घर कैसे चलेगा? हाँ बहन। पांचों बहनें काम की तलाश में निकल गईं। उन्होंने कई लोगों से बात की लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। सुबह से शाम हो गई थी। अब वे सभी घर लौटने की तैयारी कर रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एक बच्ची उनकी तरफ भागती हुई आ रही है और उस बच्ची के पीछे एक पागल सांड भागता हुआ आ रहा था। बचाओ, अरे बचाओ, मुझे कोई बचाओ। पांचों बहनें उसकी आवाज सुनकर चौंक गई। जूही, बेला, उस बच्ची की जान खतरे में है, हमें कुछ करना होगा। उन बहनों ने आव देखा न ताव उस सांड से भिड़ गई। उस बच्ची ने जब ये देखा तो वो भी वहाँ रुक गई और अपने मोबाइल से किसी को फोन करने लगी। कुछ ही देर में वहाँ पर लोगों की भीड़ लग गई, लेकिन वो थी तो छोटी ही, इसीलिए वो सांड उन पर भारी पड़ने लगा। हे भगवान, ये सांड, ये पागल सांड इन बच्चियों को कहीं मार ना दे। लोग भीड़ लगाकर उन बच्चियों और सांड की लड़ाई देख तो रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उन्हें बचाए। अरे नहीं भाई, मैं नहीं जाने वाला वहाँ। मैंने सुना इस पागल सांड ने आज ही 1 दर्जन से अधिक लोगों को घायल किया है और वे सभी के सभी अस्पताल में गंभीर रूप से भर्ती हैं। इधर उन पांचों बहनों की हिम्मत भी अब जवाब दे रही थी। वो पांचों बुरी तरह से घायल हो गई थी। तभी वहाँ एम्बुलेंस के साथ एक पुलिस की गाड़ी और एक आवारा पशुओं को पकड़ने वाली गाड़ी आई। पुलिस की गाड़ी से शहर के एसपी उतरे तो वो बच्ची भागती हुई उनके पास गई। पापा, उनको बचा लो, मेरी खातिर उन्होंने अपनी जान खतरे में डाल दी है। एसपी साहब के आदेश पर आवारा जानवर पकड़ने वाली गाड़ी से कुछ लोग उतरे और एक बड़े से जाल में उस सांड को कैद कर अपनी गाड़ी में चढ़ाया और उसे वहाँ से ले गए। पांचों बहनें गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उन्हें एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने तुरंत उनका उपचार शुरू किया। उधर एसपी साहब और उनकी बेटी भी अस्पताल पहुँचे। देखिए, अब वो पांचों खतरे से बाहर है, आप उनसे मिल सकते हैं। शहर के एसपी साहब उन बच्चियों से मिले और कहा, तुम लोगों की हिम्मत की मैं जितनी तारीफ करूं वो कम है। तुम लोगों की ही हिम्मत के कारण आज मेरी इकलौती बेटी जिंदा है। साहब, बचाने वाला तो भगवान है, हमने तो बस वही किया जो हमें सही लगा। उनसे बातों के क्रम में एसपी साहब को उनकी सारी कहानी का पता लगा। उन्हें उस इंस्पेक्टर पर बहुत गुस्सा आया। उस इंस्पेक्टर की शिकायत तो उन्हें मिल ही रही थी। उन्होंने उसी समय उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया। इन्हीं भ्रष्ट लोगों की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम है, लेकिन मेरे रहते हुए कोई भी बेईमानी नहीं कर सकता। एसपी साहब ने उन पांचों बच्चियों से माफी मांगी। यही नहीं, उन बच्चियों को पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से मुआवजा दिलवाया। एसपी साहब ने अपने खर्च से पांचों बहनों को नया स्वेटर भी दिलवाया और वो भी लाल रंग का। इस बार का क्रिसमस उन पांचों बहनों के लिए यादगार बन गया। दिसंबर की बात है। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। सर्दी के कारण सड़कें जल्दी सुनसान हो जाती थी। शाम से ही हर ओर धुंध छाने लगता था। लेकिन आज तो सर्दी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, क्योंकि आज रह रहकर बारिश हो रही थी। घरों में बैठे लोग ठंड की इस बारिश को देख रहे थे और ठंड को अपने अपने हिसाब से भगाने का प्लान बना रहे थे। बाप रे,
एक तो कड़ाके की ठंड, ऊपर से ये बारिश ठंड को तो कई गुना बढ़ा देगी। सच में। सुनो, मेरा खाना बनाने का मन नहीं है। आज आप चिकन फ्राई और राइस ऑर्डर कर दो ना। सर्दी में चिकन खाने का मजा ही कुछ और है। और हाँ, चिकन सूप भी बोल देना। ठंड में ये सारी चीजें गर्मी देंगी। जो अपने घरों में थे वो तो सर्दी से बच जा रहे थे, चिकन और अंडे की दावत उड़ा रहे थे। लेकिन जिनके नसीब में छत नहीं होती है, उन परिवारों के लिए ये सर्दी किसी ऐसे राक्षस की तरह थी जो उन्हें कभी भी निगल सकती थी। सीमेंट के पाइप में ऐसा ही एक परिवार रहता था जिसके लिए ये सर्दी परेशानी का सबब बनी हुई थी। मीना दीदी, अब क्या करें? ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और गुनगुन का बुखार भी तो नहीं उतर रहा। अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो इसे डॉक्टर के पास कैसे ले जाएंगे? अपनी छोटी बहन की बातों को सुनकर गीता के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई। वहीं उनके साथ बैठी उनकी बहनें रीमा और सीमा के चेहरे पर भी उदासी सी छा गई। पांचों अनाथ बहनों में गुनगुन सबसे छोटी थी। पिछले 2 दिनों से उसे तेज बुखार था और बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। वे सभी बातें कर ही रहे थे, तभी 4 साल की गुनगुन का शरीर अचानक ऐंठने लगा। उसे ऐसा करते देख सभी बहुत घबरा गए। अरे ये इसे क्या होने लगा? इसका शरीर इस तरह ऐंठ क्यों रहा है? कुछ देर बाद गुनगुन का शरीर पूरी तरह शांत पड़ गया। गुनगुन, ए गुनगुन, क्या हुआ रे? आंखें खोल ना बहन, क्या हुआ तुझे? गुनगुन की बहनें उसे जगाती रहीं, लेकिन वो तो खामोश सी पड़ी रही। दीदी, क्या हो गया इसे? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? दीदी, क्या गुनगुन मर गई जैसे माँ और पापा मर गए? पांचों बहनों के माता और पिता ठेका मजदूर थे। एक बार वे पुल निर्माण की साइट पर काम कर रहे थे। अचानक भूकंप के कारण बड़ा हादसा हो गया। कई मजदूर पुल के मलबे के नीचे दबकर मर गए। गुनगुन के पिता भी उसमें मारे गए। माँ गंभीर रूप से घायल थी, उसे अस्पताल ले जाया गया। उस समय गुनगुन सिर्फ 2 साल की थी। मीना, लगता है मैं बचूंगी नहीं। मेरी सांसें उखड़ रही हैं। सुन मीना, तू 5 बहनों में सबसे बड़ी है। अब तुझे ही इनकी देखभाल करनी होगी। गुनगुन तो अभी बहुत छोटी है, तुझे उसकी माँ बनना पड़ेगा। माँ, तुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मीना अपनी माँ से ये बातें कहती रही और उसकी माँ सदा के लिए 5 बेटियों को छोड़कर चली गई। माता पिता की मौत के बाद उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दीदी, अब हमारा क्या होगा? माँ बाबा दोनों मर गए, अब हमारा ध्यान कौन रखेगा? घर में रोटी कैसे बनेगी? कौन कमाएगा पैसे? तभी 2 साल की गुनगुन जोर जोर से रोने लगी। शायद उसे भूख लगी थी। मैं हूँ ना, मैं रखूंगी तुम लोगों का ध्यान। मीना एक ढाबे पर काम करने लगी। सुबह से रात तक वो ढाबे पर ही रहती। ढाबे वाला उसे महीने के 500 रुपए देता। अब इतने कम पैसों में कैसे चलता सबका गुजारा। एक दिन, मीना दीदी, मैं भी काम पर जाना चाहती हूँ, आपकी मदद करना चाहती हूँ। अरे नहीं, मैं हूँ ना। दीदी, आप तो हैं, लेकिन मेरा भी फर्ज है ना आपकी मदद करना। आप कितना करेंगी? थक जाएंगी। माँ कहती थी कि साथ मिलकर कोई काम किया जाए तो वो आसान हो जाता है। रीमा भी ढाबे पर काम करने लगी, लेकिन दोनों बहनों की कमाई से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वो ना तो ठीक से घर का किराया दे पाते और ना ही खाना खा पाते। एक दिन, तुम लोगों ने ये क्या नाटक लगा रखा है? 3 महीने से कह रही हो किराया आज दे दूंगी, कल दे दूंगी। मेरे मकान को धर्मशाला समझ रखा है क्या तुम लोगों ने? अरे नहीं साहब, मैं दूंगी किराया। कहाँ से देगी? चोरी करेगी या डाका डालेगी? मुझे अभी के अभी मेरा घर खाली चाहिए। सभी बहनें गिड़गिड़ाती रहीं, लेकिन मकान मालिक का दिल नहीं पिघला और उसने बारिश के दिनों में उन्हें घर के बाहर निकाल दिया। सारी बहनें भीगती रहीं और सिर छिपाने के लिए इधर उधर भटकती रहीं। आखिरकार उन्हें एक सीमेंट की पुरानी पाइप दिखी जो सड़क के किनारे पड़ी थी। हाँ, ये जगह ठीक रहेगी। यहाँ कोई हमें परेशान नहीं करेगा और हम यहाँ बारिश से बच भी सकेंगे। उस दिन के बाद वे वहीं रहने लगे। लेकिन घर तो घर होता है ना, सीमेंट की पाइप में घर का सुख कहाँ। बहरहाल बारिश के बाद सर्दियां शुरू हो गई थी। सीमेंट की वो पाइप काफी ठंडी हो जाती थी। ठंड के कारण वो रात भर जागती रहती, लेकिन उनके पास कोई चारा भी तो नहीं था। इस बीच गुनगुन को ठंड के कारण बुखार हो गया। मीना अपनी बहन गुनगुन को गोद में लिए पुरानी बातों को सोच रही थी। तभी गुनगुन की गर्दन एक ओर लुढ़क गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। मीना समझ गई कि गुनगुन का शरीर ठंड बर्दाश्त नहीं कर सका और वो सदा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई। कितना निर्दयी है भगवान, कितना निर्दयी। हम गरीबों के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। मीना भी मन ही मन खुद को कोस रही थी। माँ, मुझे माफ कर दे,
मैंने तुम्हें दिया वादा पूरा नहीं किया। मैं नहीं रख पाई गुनगुन का ध्यान, नहीं रख पाई। अगली सुबह चारों बहनें गुनगुन की लाश को उठाकर शमशान की ओर चल पड़ी। सभी के चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी छाई हुई थी। शमशान घाट में उन्होंने अपनी बहन को चिता पर रखा, तभी सीमा बोल पड़ी। मीना दीदी, जैसे गुनगुन मर गई, एक दिन हम लोग भी ठंड से मर जाएंगे। हमें भी इसी चिता पर जलना होगा दीदी। जो कल होने वाला है, क्यों ना वो आज कर लेते हैं। हम सभी इसी चिता पर लेट जाते हैं। ये कहकर सीमा चिता के पास जाने लगी। उसे ऐसा करते देख बाकी बहनें भी चिता की ओर बढ़ी। मीना ने जब उन्हें ऐसे करता देखा तो, नहीं नहीं मेरी बहनों, नहीं, ऐसा पाप मत करो, मत करो। जीवन मृत्यु विधाता के हाथ में है। हमें जीवन में लड़ना होगा। परिस्थिति से हार कर मरने का फैसला लेकर हम बच नहीं सकते। लेकिन दीदी, क्या आपको लगता है कि हम जैसे लोग भी कभी जीत सकते हैं? हाँ मेरी बहन, हम भी जीत सकते हैं। बस हमें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान का लिखा मिटाने के लिए कड़ी मेहनत के सिवाय कोई उपाय नहीं है। मीना की बातों का उन सब पर गहरा असर पड़ा। उन्होंने तय कर लिया कि वो बहुत मेहनत करेंगी और अपनी परिस्थिति बदलेंगी। जब वो शमशान से लौट रही थीं तो उन्हें रास्ते में एक सूखा पेड़ दिखाई दिया। उसी समय उन्होंने तय किया कि अभी बहुत सर्दियां पड़ रही हैं, सभी लोग आग के पास अपना ज्यादा समय बिताना चाहते हैं। क्यों ना हम इस पेड़ की लकड़ियां बेचें? उन्होंने उस पेड़ की लकड़ी बेचनी शुरू कर दी। सर्दियों में उन्हें उस पेड़ की लकड़ी से अच्छी कमाई हुई। उन्होंने उन पैसों से एक चाय की दुकान शुरू की। उनकी दुकान चल निकली। फिर तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी चाय की दुकान कुछ सालों में एक छोटे से होटल में बदल गई। दीदी, तुमने उस दिन अगर हमें ना रोका होता तो फिर ये दिन हम कैसे देख पाते? सीमा, जीवन यही है। यहाँ दुख है तो सुख भी है, रात है तो उजियाला भी है। लेकिन बहन, हमें इस बात को हमेशा गांठ बांध कर रखना है कि पैसे हम कितने भी कमाएं, हमें गरीबों की मदद करनी है, ताकि कल को कोई हमारी बहन के जैसे असमय काल के गाल में ना समा जाए। उन बहनों ने अपनी कमाई से पैसे जमा करने शुरू किए और गरीबों के रहने के लिए एक छोटा सा घर बनाया। उन्होंने उस घर का नाम गुनगुन के नाम पर रखा। आज वो घर कई बेसहारों के सिर पर छत दे रहा है और ये उनकी दुआओं का ही परिणाम है कि इन बहनों की गिनती आज शहर के अमीर लोगों में होने लगी है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें